हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक पब्लिश हुई है उस बुक से अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। कुछ लोगों का मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोगों का कमेंट ये आया है कि वॉइस जो है वो आप लोगों को प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है, आवाज़ जो है वो आप लोगों को कम सुनाई दे रहा है या आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है तब कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ अगर प्रॉपर आ भी रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, आवाज़ जो है वो आप लोगों को प्रॉपर मिल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड वेद दिया गया और दूसरे साइड संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐतरेय ये बिल्कुल सही है। यजुर्वेद सत्यपथ बिल्कुल सही है। सामवेद तैत्तिरीय ये गलत है, क्योंकि यह सामवेद से संबंधित नहीं है। सामवेद से संबंधित है पंचबीस और षड्बीस, ये जो है वो अजुर्वेद से संबंधित है, ना कि सामवेद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो यह करवाया था राजराज प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम जो था वो चोल वंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने भूमि की भी माप करवाई थी। इसने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे राजेंद्र प्रथम को सम्राट भी घोषित कर दिया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं विजयालाल की, तो विजयालाल ही जो था वो चोल राजवंश की स्थापना किया था। राजेंद्र प्रथम की अगर बात करते हैं तो राजेंद्र प्रथम जो था वो संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। साथ ही साथ 1022 ईस्वी में इसने गंगा घाटी का अभियान और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। और इसी उपलक्ष्य में वापस आकर यह जो है वो गंगकोड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना करता है और गंगकोड चोल की उपाधि भी धारण करता है। और अगर राजेंद्र तृतीय की बात करते हैं तो यह जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी जो था वो किसका सेना नायक था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन का सेना नायक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनवाई थी। और ऐबक के उदारता के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। 1210 ईस्वी में फिर यह चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। ऐबक जो था वो प्रसिद्ध सूफी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, या मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि रूसी यात्री निकितिन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो रूसी यात्री निकितन जो था वो ब्रह्मणी साम्राज्य की यात्रा पर आया था जिस समय मोहम्मद तृतीय का शासन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी जिसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा कि विशिष्ट दैत के प्रवर्तक कौन है। तो विशिष्ट दैत दर्शन के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। ये जो थे वो दक्षिण भारत में विष्णु के अवतार भी माने जाते थे। वहीं अगर हम लोग शंकराचार्य की बात करते हैं तो ये अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे और इन्होंने 4 पीठों की स्थापना भी करवाई थी। और अगर माधवाचार्य की बात करते हैं तो ये दैतवाद के प्रवर्तक थे। और बल्लवाचार्य की अगर बात करते हैं तो ये शुद्ध दैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो बल्लवाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि अकबर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। 1585 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, यही गलत है। इबादत खाने की स्थापना जो है वो 1585 में नहीं बल्कि 1575 में किया था। तो ये जो है वो गलत है। देखिए कुछ और चीज़ें अकबर से याद रखिएगा।
अकबर जो है वो 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था और 1583 में इलाही संबत की शुरुआत भी करवाया था। सेकंड पॉइंट कह रहा है 1582 में अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किया था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अकबर ने दीवान टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अबुल फजल ने अकबर सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ गलत है ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है, जिनको कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में फिर बंगाल में जो चल रहा था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसका जो है वो समर्थन भी किया गया था। देखिए कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में लॉर्ड डफरीन के समय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, मतलब ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है किसका मिलान जो है वो गलत है? एक साइड संस्था के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड संस्थापक के नाम दिए गए हैं। कह रहा है भारत नौजवान सभा भगत सिंह, यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, बिल्कुल सही है। अभिनव भारत BD सावरकर, ये भी बिल्कुल सही है। अभिनव भारत जो है वो BD सावरकर के द्वारा 1889 में जो 99 में जो स्थापित मित्र मेला नामक संस्था थी, उसी को फिर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तन कर दिया गया था। अनुशीलन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये गलत है, क्योंकि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो P मित्रा, बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर आप श्यामजी कृष्ण वर्मा से याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करें, एक साइड विद्रोह के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड नेतृत्व करता है। सन्यासी विद्रोह की बात कीजिएगा तो यह 1763 से लेकर 1800 के बीच की बात है और इसके प्रमुख नेता जो थे वो मजनू शाह थे। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उपन्यास लिखी गई है आनंद मठ, उसमें इसी विद्रोह का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो मजनू शाह के साथ मैच करेगा। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो यह बात है 1831-32 की। यह जो है वो झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ये सब जिलों में बूधो भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो कोल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो बूधो भगत के साथ मैच करेगा। बहाबी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो बहाबी आंदोलन हुआ था 1830 से लेकर 60 वाले टाइम में, और यह जो है वो रायबरेली के जो सैयद अहमद थे उनके नेतृत्व में हुआ था और विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। तो बहाबी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यह बहाबी आंदोलन जो है वो मैच करेगा सैयद अहमद बरेलवी से। फिर उसके बाद आगे कह रहा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1851-56 में हुआ था। ये भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सिंधु और कान्हू थे। तो यह सिंधु और कान्हू के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है गंधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है गंधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है कि नियतिवादी दर्शन के प्रेरणेता कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 375 रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए जो 1931 का कराची अधिवेशन होता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उसी में कांग्रेस जो है वो एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग करता है
और फिर आगे जाके भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का जो है वो वर्णन किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 जो है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष रखवाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है, और जिसमें यह कह रहा है कि प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद में रखवाता है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 151 के तहत रखवाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 151 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो, तो देखिए, भारत में महान्यायवादी वही नियुक्त हो सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसकी अर्हता हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक हो। देखिए, महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 76, संविधान का अनुच्छेद 76 यह कहता है कि भारत का महान्यायवादी के पद का एक प्रावधान होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद जो है वो धारण करता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इनसे रिलेटेड एक अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 यह कहता है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक या संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वो उसमें सिर्फ मत देने का अधिकार जो है वो उनको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो अस्थायी मितव्ययता समिति जो है वो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है वो प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। आगे अगर बात करते हैं और ऑप्शंस की, तो लोक लेखा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति जो है वो सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इनका नेता जो है वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 1967 में यह शुरू हुआ था, और उसी के बाद से एक परंपरा चलते आ रही है कि कोई इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से ही चुना जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं लोक उपक्रम समिति की। लोक उपक्रम समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और यह जो है वो लोक उपक्रमों के लेखे रिपोर्टों और लोक उपक्रमों के संबंध में कैग रिपोर्ट की जो है वो जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है राज्य के मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के प्रति। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 164 का 1। अनुच्छेद 164 के 1 में यह कहा गया है कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे, और इसका तात्पर्य यही है कि मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं राज्यपाल, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट है कि लेम डक सत्र का अर्थ क्या है। देखिए, लेम डक होता क्या है यह समझिए। देखिए, जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र के लिए जो बैठना होता है, इस बैठक में सारे सदस्य बैठते हैं। वैसे सदस्य भी बैठते हैं जो पुरानी लोकसभा के लिए सदस्य तो थे, लेकिन नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हैं, और वैसे ही सदस्य जो पुरानी लोकसभा के लिए थे और नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं, उन्हीं को लेम डक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। अगर सत्र की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र जो है वो आयोजित किए जाते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
कह रहा द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा सही है। द्रव्यमान के अनुसार अगर बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति शनि अरुण वरुण अरुण यह जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बात करता है तो सबसे पहले आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा वरुण, फिर आएगा अरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विषुव की स्थिति होती है। विषुव की स्थिति जो है देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और इसीलिए इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन जो है वो बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से होकर भारत का जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो रेखा जो है वो गुजरती है। देखिए आप लोग एक चीज तो जानते ही होंगे कि यह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो जो है वो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और यह जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा जो होता है वो लगभग बीचों बीच से गुजरता है, मतलब 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15:10:18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश की तट रेखा से कितने समुद्र मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए भारत का जो प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री जो नॉटिकल मील की दूरी है वो भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, तो 24 समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील की दूरी तक को क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना को कहा जाता है। तो अन्य आर्थिक क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक को अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि बघेलखंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है। देखिएगा कंफ्यूज नहीं हो रहिएगा, एक क्वेश्चन बुंदेलखंड का पठार भी पूछा जाता है। अगर बुंदेलखंड का पठार आपसे पूछता है तो उसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर बघेलखंड के पठार की अगर बात करता है तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, जो कि यह पठार जो है वो कैमूर और मैकाल पहाड़ी के बीच एक उबड़ खाबड़ पठार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है तो वो लद्दाख का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुबनसिरी जिया भरेली किसकी सहायक नदी है। तो देखिए सुबनसिरी हो गया, तिस्ता हो गया, मानस हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी हो गया, यह सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडिंग हिमनद से जो है वो निकलती है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप जो है वो जो आसाम में स्थित है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है और यह जो है वो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम लोग बात करते हैं गंगा की, तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना है, सोम है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं यमुना की, तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये हिंडन, ये सब जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर सतलज नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो स्पीति, ब्यास ये जो है वो सतलज नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है काल बैसाखी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम है, यह बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बोर्डो इचिला नॉर्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में भारत है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है विश्व में लौह उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। याद रखिएगा लौह जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 डेज। नेक्स्ट है कि रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना जो है वो मढ़ौरा बिहार में स्थापित किया गया है और इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना जो है वो मधेपुरा में है और मढ़ौरा में डीजल इंजन और रेल पहिया बनाने का कारखाना जो है वो छपरा बिहार में है और रेल कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मढ़ौरा बिहार में है। नेक्स्ट है कि द्वितीय योजना अवकाश जो है वो कब हुई थी। देखिए प्रथम योजना अवकाश तो हुई थी 1966 से लेकर 69 तक, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है द्वितीय कब हुआ था। तो द्वितीय हुआ था 1978 से लेकर 1980 तक, जब जनता पार्टी की सरकार थी। और फिर उसके बाद 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और उसको समाप्त करके फिर जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेकर 1985 उसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 से 1980। फिर तृतीय योजना अवकाश भी होता है, वो होता है 1990 से लेकर 1992 तक। तो यह तीनों योजना अवकाश की अवधि जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटा। आगे कह रहा है कोर बैंकिंग क्या है। देखिए कोर बैंकिंग में होता क्या है कि कोई जो वाणिज्यिक बैंक जो है उसकी जो सभी शाखाएं जो है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है और कोई भी शाखा जो है वो दूसरी शाखा के खाते के विवरण जो है वो उसमें जमा कर सकता है, निकासी कर सकता है, देख सकता है, मतलब पूरा मॉनिटरिंग कर सकता है एक दूसरे शाखा का भी। तो उसको हम लोग कोर बैंकिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डी। इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं जो है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लॉरेंज वक्र का संबंध जो है वो किससे है। तो लॉरेंज वक्र का संबंध जो है वो गरीबी से है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है और यह समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु जो है वो एक ज्यामितीय विधि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है वो भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है। तो यह लाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी बिल्कुल सही है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी सही है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर गलत है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। एक साइड लेखक के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड पुस्तक के नाम दिए गए हैं। प्रेमचंद रंगभूमि बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू पल्लव ये गलत है। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है, ना कि सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू की पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ये सब सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इस 46 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डिग्री। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि। तो देखिए सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के और भी उदाहरण याद रख सकते हैं, जैसे कि अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, और पानी के सतह पर रखी गई छड़ जो है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होता है। यह सब जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, ये बिल्कुल सही है।
और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ये, तो सही है। फिर कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसकी स्थापना 1925 में और इसका मुख्यालय जो है वो स्पेन के मैड्रिड में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसकी स्थापना 1865 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है सार्वभौम डाक संघ जिनेवा, ये गलत है। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1874 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कीवी फंड जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कीवी फंड जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया से याद रखेगा बैटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। रूस से याद रखेगा डबल हेडेड ईगल जो है वो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। और गुलदाउदी जो है वो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा होम, डायमंड, पिचर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो होम, डायमंड, पिचर ये सब जो है वो बेसबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल से। वॉलीबॉल की अगर बात करते हैं तो वॉलीबॉल से संबंधित शब्द है स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट, ये सब वॉलीबॉल से संबंधित है। खो खो की बात करते हैं तो चेंज, चेजर, एक्टिव, ये सब खो खो से संबंधित शब्द है। हॉकी की बात करते हैं तो बुली, ड्रिबल, डी, ये सब जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। आगे जो क्वेश्चन है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल से याद रख सकते हैं फीफा फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ की अगर बात करते हैं तो राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। और हॉकी की अगर बात करते हैं तो बेटन कप, आगा खां कप, ये सब जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 360 किलोमीटर। आगे है मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। याद रखिएगा मोमबत्ती का पिघलना जब पूछा जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना पूछा जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत जो है वो हुंड का नियम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम। याद रखिएगा हुंड के नियम को लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। खसरा जो है वो मोरबॉली वायरस के कारण होने वाला रोग है, यह बिल्कुल सही है। चेचक जो है वो बेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला रोग है, ये गलत है। फिर कह रहा है कि छोटी माता बैरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग है, ये गलत है। देखिए चेचक जो है वो बैरियोला वायरस से होगा और छोटी माता जो है वो बेरिसेला जोस्टर से होगा, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है। तो यह दोनों गलत है। तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। यहाँ आपसे असत्य पूछ रहा था तो 2 और 3 जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 720। फिर है जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु से आलू में बिल्ट रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, बिल्ट रोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो पादप जगत का उभयचर जो है वो ब्रोयोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि इस समुदाय में पौधे जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं लेकिन निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोयोफाइटा। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, थैलोफाइटा की अगर बात करते हैं तो थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसा पौधा आता है जिसमें जड़, तना, पत्ती, संवहन उत्तक का अभाव होता है। जैसे कि थैलोफाइटा समूह के जो प्रमुख पौधे हैं वो है शैवाल, लाइकेन, ये सब। अगर बात टेड्रियोफाइटा की करते हैं तो टेड्रियोफाइटा समुदाय जो है वो पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा है और इस समुदाय में पौधे में जड़, तना, पत्ती तथा संवहन तंत्र जो होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन फूल और बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो इसमें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये पौधे का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल 2.5 लाख स्पेसीज जो है वो लगभग शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कच्छ होते हैं। देखिए ये एक्चुअली रेप्टिलिया संघ का जीव है, मतलब सरीसृप संघ का जीव है। और मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी सरीसृपों में 3 कच्छ होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 कच्छ होता है, इसीलिए यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 126। आगे है कि ट्रिप्सिन इंजाइम जो है वो कहाँ से निकलते हैं। तो ट्रिप्सिन इंजाइम जो है वो अग्नाशय से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इंजाइम ये सब जो है वो अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज जो है वो स्टार्च को पचाता है, और लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। एक चीज़ याद रखिएगा, अमाशय से रेनिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम भी निकलता है, जिसमें रेनिन जो है वो दूध को और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। आगे है कि चेहरे में कितने हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, और सिर में अगर पूछा जाए तो सिर में हड्डियों की संख्या जो है वो 29 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 14। हड्डियों की बात करिएगा तो कान की हड्डी जो स्टपेज होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो जांघ की हड्डी फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे चमकीली हड्डी अगर पूछ दिया जाए तो पैर की जो टीबिया हड्डी होती है वो सबसे चमकीली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है इनमें से किसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। तो एफसीसी के एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एफसीसी के एसिड। अगर और ऑप्शन की बात करते हैं, ऑक्सीन की बात करते हैं, तो यह रसायन जो है वो पौधे के तना के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जो कि तना और पत्तियों का वृद्धि करता है। यह जड़ में भी वृद्धि करता है, और बीज रहित यानी कि बिना बीज के फल का उत्पादन भी करने में सहायक होता है। अगर बात जिब्रेलिन्स की करते हैं तो जिब्रेलिन्स पौधे के लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है। और इथाइलिन की अगर बात करते हैं, इथिलीन की, तो यह जो है वो फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नर जनन अंग नहीं है। तो शुक्र वाहिका है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, फ्लोपियन ट्यूब जो है वो मादा जनन अंग है, जो कि 2 अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नलिका। आगे है प्रस्थितकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्रस्थितकी तंत्र का प्रयोग जो है वो 1935 में सबसे पहले जॉर्ज टॉन्सले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज टॉन्सले के द्वारा। प्रस्थितकी तंत्र से आप लोग पढ़े होंगे, प्रस्थितकी तंत्र जो है वो जीव मंडल का एक स्वपोषित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। प्रस्थितकी तंत्र के 2 मुख्य घटकों से मिलकर यह बनता है, एक होता है जैवीय घटक, एक होता है जैवीय घटक। फिर जैवीय घटक को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटनकर्ता, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 140। आगे है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है। तो देखिए जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण जो है वो सीधी पड़ती है, जिससे वहाँ जो है वो गर्मी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ जीवों की विविधता जो है वो अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुकंदर का जीवन चक्र जो है वो किस आधार पर है। देखिए 1 वर्षीय फसल, 2 वर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल, ये जीवन चक्र होता है। जैसे कि जो वैसे फसल जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेता है वो 1 वर्षीय कहलाता है, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का ये सब। 2 वर्षीय वैसा फसल जो अपने जीवन चक्र को 2 वर्षों में पूरा करता है, जैसे कि चुकंदर, प्याज ये सब। तो चुकंदर यहाँ से पूछ रहा है तो ये 2 वर्षीय फसल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो वसा की सर्वाधिक मात्रा जो है वो रेंडियर की दूध में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। आगे इनमें से कौन सा असत्य है। एक साइड आविष्कार दिए गए हैं, दूसरे साइड आविष्कारक दिया गया है। एलईडी का दिया गया है फ्रैंक पिट हले, ये गलत है, क्योंकि एलईडी का आविष्कारक जो है वो नीक होलो नयाक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विचार व्यक्त किया है कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो देश का नेतृत्व जो है वो युवकों के हाथ में देना होगा। तो यह जो है वो मेजनी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी के द्वारा यह विचार जो है वो व्यक्त किया गया था कि समाज में क्रांति लानी है तो देश का नेतृत्व जो है वो युवकों के हाथ में देना होगा। और अभी के सिनेरियो में है कि युवकों को ही सबसे ज़्यादा गर्त में डाला गया है। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो बाल्टेयर से याद रखिएगा, बाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों के शासन से बेहतर है कि एक सिंह का शासन हो। रूसो की अगर बात करते हैं तो रूसो ने यह कहा था कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीर में जकड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूर जो हैं वो एक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है द फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जैक्स रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ के उत्खनन करता कौन है। तो देखिए रोपड़ की खोज जो है वो 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका उत्खनन जो है वो यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यगदत्त शर्मा के द्वारा। रोपड़ जो है वो पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार से याद रखिएगा, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है। चिटनिस ये पत्राचार विभाग बिल्कुल सही है, आमत वित्त मंत्री सही है, सुमंत विदेश विभाग सही है, बाकियानबीस न्याय विभाग ये गलत है। न्यायाधीश जो होता था वो न्याय विभाग का प्रमुख होता था। बाकियानबीस जो है वो दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी से एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। दूसरा याद रखिएगा एक डेट 1674 में शिवाजी जो थे वो रायगढ़ में वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्यमान थे श्री गंगा भट्ट, उन्हीं के द्वारा अपना राज्याभिषेक जो है वो करवाया था। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख जो है वो गांधी जी ने तैयार किया था, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, ये भी बिल्कुल सही है। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी, ये भी बिल्कुल सही है। यह तीनों का तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैग के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। और इसी अधिवेशन में फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है वो पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया है। आप लोग एक अधिनियम पढ़े होंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ही दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों के लिए, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है। संवर्ती सूची का प्रावधान आयरलैंड, यही गलत है, क्योंकि संवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया, यह सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ना कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निदेशक तत्व। फिर कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, यह सब जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर आगे कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कनाडा, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए संघात्मक विशेष व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, यह सब जो है वो कनाडा से लिया गया है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार, ये सब जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। 17वां संविधान संशोधन 1992 नहीं,
17वां संविधान संशोधन 1992 में था कि दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों का जो विधानसभाओं के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था, तो यह तो नहीं होगा। फिर है 69वां संविधान संशोधन, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध जो है वो किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आगे है 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था जो है वो की गई थी। फिर है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है किसका मिलान गलत है। उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र 16 राज्यसभा सीट ये गलत है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीट है और 48 जो है वो लोकसभा सीट है। तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीट, बिहार 16 राज्यसभा सीट, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की बात यहाँ की गई है। राज्यसभा की संरचना का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है वो 245 है। राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति जो है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है। तो इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति जो है वो पवन के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका निर्माण जो है वो पवन तथा जल के प्रभाव से पर्वतों के लगातार जो अपरदन होता है उससे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, यह पूछ रहा है। अलास्का की धारा यही नहीं है, क्योंकि अलास्का की धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी जलधारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है किसका मिलान जो है वो गलत है। कह रहा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि सू नहर सुपीरियर झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ये गलत है, क्योंकि सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को हरून झील से जोड़ती है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है वेंटूरी मीटर जिससे नली में द्रव के प्रवाह का मापन किया जाता है, किसका उदाहरण है। तो यह जो है वो वेंटूरी मीटर जो है वो बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। याद रखिएगा बर्नौली प्रमेय के अनुसार यही होता है कि जहाँ दाब अधिक होगा द्रव का वेग कम होगा और जहाँ वेग कम होगा वहाँ दाब अधिक होगा, और यह बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य जो है मतलब पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक तारतम्य वाली जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है और कम तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति जो है वो कम होती है। तारतम्य की अगर बात करते हैं तो यह ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि मोटा या पतला जो है वो सुनाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैखिक संरचना वाला अणु है। तो रैखिक संरचना वाले अणु की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है CO2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है वो किरण कौन सी है। तो ये है अल्फा किरण, अल्फा किरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण। और इसमें गैसों को आयनित करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है, लेकिन इसकी भेदन शक्ति और पारगम्य शक्ति जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है। एक साइड मिश्रण दिए गए हैं और दूसरे साइड pH वैल्यू के नाम दिए गए हैं। चूना जल 11 सही है, रक्त 6.4 ये गलत है, क्योंकि रक्त जो है वो क्षारीय होता है और इसका pH मान जो है वो लगभग 7.4 के आसपास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है। तो भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार जो है वो रेबा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेबा है। री एजेंट क्या है पता है।
रीअरेजेंट जो है वो एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग जो है वो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, सीडी स्ट्रिप क्या है? सीडी स्ट्रिप जो है वो सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित किया गया एक तकनीक है। और फैक्स क्या है? फैक्स का पूरा नाम होता है फार अवे जीरोक्स, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जेरोक्स कॉपी जिसके थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करती है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्वेत पेपर यानी वाइट पेपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, श्वेत बुक किसको कहा जाता है? तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी ये सब की सरकारी रिपोर्ट का ये प्रकाशन जो है वो श्वेत बुक होता है। ग्रीन बुक की अगर बात करते हैं तो ये इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। और येलो बुक की अगर बात करते हैं तो ये फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कह रहा है कैम्ब्रिल मॉस्को, ये सही है। ये मॉस्को जो कैम्ब्रिलिन है वो मॉस्को में ही स्थित स्मारक है। पार्थेनॉन एथेंस यूनान, ये भी सही है। पिरामिड गीजा मिस्र, ये भी सही है। पवन चक्की सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। क्योंकि देखिए पवन चक्की जो है वो डेनमार्क में स्थित है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से याद रख सकते हैं सिडनी से, तो ओपेरा हाउस याद रखिए, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है वो स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ पूछा था, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था वॉइस से रिलेटेड, मेरी आवाज़ से रिलेटेड कुछ इशू था कि मेरा आवाज़ जो है वो आप लोगों को कम सुनाई दे रहा है या जो कुछ भी। तो आवाज़ से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर अगर आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो भी आप लोग बताइएगा कि हाँ सर आपकी आवाज़ जो है वो मुझे प्रॉपर सुनाई दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।